गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महायज्ञ का पुरस्कार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टोरी जो क्या मैंने आपको क्या बोलना चाह रहा है। जो स्टोरी है यहाँ पर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, क्या बोला गया है, निस्वार्थ माने जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा इस भाव से किया गया कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो वो ही सबसे आपका बड़ा महायज्ञ होता है। महायज्ञ माने आपका सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है एक धनी सेठ नाम का एक व्यक्ति है, उसकी स्टोरी है। जो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसमें आप उसे नोट करके रखिएगा। कहानी के जो मुख्य पात्र है धनी सेठ है और उसकी पत्नी है, फिर एक धन्ना सेठ है और उसकी पत्नी है। ठीक है, तो ये चार मुख्य पात्र यहाँ पर है और देखते हैं स्टोरी क्या है। ठीक है, एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना दिन दुखियों में बांट दिया था। तो कहानी में बताया गया है कि जो धनी सेठ है, जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, वो उनका जो स्वभाव कैसा बताया गया, वो बहुत ही विनम्र थे और उदार थे, माने धर्मपरायण थे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे, साधु संतों का आदर सम्मान करते थे और कोई भी उनके घर में आता था तो बिना कुछ पाए वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता, माने इतना वो दानी थे। भंडार का हमेशा जो है अपने घर का द्वार जो है, भंडार का द्वार जो है सबके लिए खुला रहता था। ठीक है, और जो भी कुछ मांगने आता था उसको वहाँ से अवश्य ही मिलता था। ठीक है, सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दिन दुखियों में। तो जो सेठ था वो काफ़ी धर्मपरायण था, तो उसने बहुत सारे यज्ञ भी किया था। यज्ञ माने होता है जहाँ पर हम हवन कुंड बनाकर उसमें आहुति देते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसको यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य भी किया था दुखियों के लिए। ठीक है, तो पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तो कहने का मतलब है सब दिन होत ना एक समान, सब दिन जो एक समान नहीं होता है। तो जब तक उसके पास धन था, सब कुछ था, तो सेठ ने सबको जो है जो भी उनकी ज़रूरत थी उसको पूरा किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब दिन एक समान नहीं होता, मैंने एक कुछ ऐसा दिन आया कि सेठ को जो है गरीबी का मुख देखना पड़ा। अब जो धन संपत्ति था वो सब कुछ उसके पास ख़त्म हो गया। अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उसे खाने पीने की भी लाले पड़ने लगे। सगे साथियों ने भी मुंह फेर लिया। ऐसे ही होता ना, जब धन नहीं होता तो फिर कोई साथ नहीं रहता, तो सगे साथी जो थे वो लोगों ने उस बात करना बंद किया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। माने इतनी स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि सेठ और सेठानी दोनों को ही खाना मिलने का भी मुश्किल होने लगा। ठीक है, जो लोग दान करते थे आज उन्हें ही भूख का सामना करना पड़ रहा था, भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। तो बताया गया है वो जो जहाँ पर जो गाँव था वहाँ पर एक प्रथा प्रचलित थी। क्या प्रथा थी? यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो जो यज्ञ करते थे तो वो जो यज्ञ था, यज्ञ का जो मैंने जो पुण्य होता था, उनका जो फल होता था, उनका जो क्रय विक्रय मैंने बिक्री करना और फिर उसे खरीदना, ये काफ़ी नियम था। ठीक है, उस समय चलता था कि लोग जो है जो धनी व्यक्ति होते थे किसी के यज्ञ का खरीदते थे ताकि उनको वो जो पुण्य है वो उनको मिल जाए, जो पुण्य उसको मिला वो उसको मिल जाए। तो जैसा भी यज्ञ हो लोग जो है उसके अनुसार उसका मूल्य भी देते थे। तो जो धनी सेठ थे उसने तो काफ़ी यज्ञ किया था। तो एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, वो तंग आ गई अपनी गरीबी से, कितने दिन तो भूखे रहेंगे, कितने दिन तो पानी पी के रहेंगे। इसलिए एक दिन जो है जो सेठानी थी वो सेठ जी से बोलती है कि क्यों ना हम जो है, आपने तो इतना यज्ञ किया है, क्यों ना हम एक यज्ञ बेच डालें ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएँ और हमें थोड़ी भूखमरी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन जो सेठ था उसने जब यह सुना तो उसको दुख हुआ कि मैंने तो अपने निस्वार्थ भाव से मैंने यज्ञ किया है, मैंने तो अपना कर्म समझ के यज्ञ किया है, अब क्या मेरी स्थिति इतनी ख़राब है और मुझे ये सब बेचना ही पड़ेगा। इस कारण वो दुखी थोड़ा सा होगा। ठीक है, सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पत्नी को देखा तो उनको बहुत ख़राब लगा कि मेरे कारण जो है उसे भी भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है।
ठीक है ना। तो तब उन्होंने क्या विचार किया, ठीक है बोले जब पत्नी बोल रही है बेचने के लिए तो मैं इस एक यज्ञ को बेच ही देता हूँ। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक ग्राम था। तो कौन सा गांव था? कुंदनपुर, ठीक है। जो जहाँ पर सेठ रहते थे उसके गांव से एक दूसरा 10-12 कोस की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था कुंदनपुर, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ, और उस कुंदनपुर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसको लोग धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। वह यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी, ठीक है। और यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध थे वो सेठ, धन्ना सेठ कुंदनपुर के, और उनकी पत्नी के बारे में भी काफ़ी चर्चा थी कि उनकी पत्नी जो है उनको ऐसी देवी शक्ति मिली हुई है कि वो कहीं पर भी कुछ भी घटना घट रही हो वो घर बैठे सब घटनाओं को जान लेती थी, पहचान लेती, देख लेती थी, ठीक है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी, माने वो धन्ना सेठ और उसकी पत्नी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार लिया। तो जब सेठ जी को जब पता चला कि धन्ना सेठ इतने दयालु है, इतने अच्छे हैं, तो सेठ जी ने सोचा कि धनी सेठ ने सोचा कि मैं अपना जो है यज्ञ जो है धन्ना सेठ को ही बेचूंगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है धनी सेठ, एक है धन्ना सेठ। क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा और जैसा वक्ता होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। धन्ना सेठ और धनी सेठ में मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। तो विपदग्रस्त सेठ ने, तो विपत्ति में पड़े हुए सेठ ने क्या सोचा कि मैं धन्ना सेठ कुंदनपुर जाऊंगा और वहीं पर धन्ना सेठ के हाथ में अपना एक यज्ञ बेच के जो है कुछ पैसे लाऊंगा। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सॉरी। तब क्या हुआ कि बहुत दूर था जाना उनको, तो सेठानी ने क्या, घर में तो कुछ नहीं था। सेठानी बोलने लगी इतना दूर की यात्रा कर रहे तो खाने पीने के लिए तो कुछ देना ही पड़ेगा। तब वो पड़ोसी के पास भी गई और थोड़ा सा आटा मांग ली, फिर उसी आटे से उसने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ को पोटली में बांध कर दी, ठीक है। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर के लिए चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगे। तो सेठ ने क्या सोचा, तो गर्मी का मौसम था, तो सेठ बोला कि मैं सवेरे सवेरे निकल जाऊंगा ताकि धूप आने के पहले मेरे को बहुत सारा अधिक रास्ता मैं तय कर लूँ ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो पहुँचने में, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, गर्मी के दिन थे और सेठ ने आधा रास्ता तो उन्होंने तय कर लिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, चलते चलते धूप तो आ ही गया था, ठीक है। इतना धूप तेज़ी से चलने के बावजूद भी काफ़ी धूप आ गया। तो अब क्या हुआ, वो थक गए। काफ़ी दूरी उन्होंने तय कर ली थी और रास्ता पार करते हुए धूप इतनी तेज हो गई थी कि वो क्या होने लगा, चलने में उनको कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई, पसीना आने लगा, भूख भी लगने लगा। तब सेठ ने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा विश्राम कर, सवेरे से निकला हूँ, इतना समय हो गया है, अब मैं थोड़ा सा विश्राम भी कर लेता हूँ। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो लेखक ने देखा कि सामने में एक वृक्षों का कुंज माने होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, ठीक है। वृक्षों का कुंज है, वहाँ पर पास में एक कुआं है। तो सेठ ने सोचा कि यही अच्छा स्थान है, मैं यहीं पर विश्राम करूंगा क्योंकि पानी भी है, तो मुँह हाथ भी धो लूँगा और थोड़ा भोजन भी कर लूँगा। उसके पश्चात फिर मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करूँगा। ये सोचकर जो है वो उस कुंज के पास गए। फिर उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से लोटा निकाला और रस्सी भी निकाला, फिर लोटे में रस्सी बांध के जो कुएं से पानी निकाला और हाथ मुंह भी धोए। उसके बाद वह एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, हाथ मुंह धोया, फिर एक लोटा पानी लेकर अपने पीने के लिए रखा और पोटली खोलकर जो है उसमें से एक लोटे निकाल कर खाने ही वाले थे कि सामने क्या देख रहे हैं कि एक हाथ की दूरी पर, बस थोड़े से डिस्टेंस पर एक कुत्ता जो है अधमरा से छटपटा रहा है, ठीक है।
बेचारे का पेट कमर से लग गया, मतलब इतना दुर्बल हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका पेट कौन सा है, कमर कौन सा है कुत्ते का। ठीक है, सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार गर्दन उठाता पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो सेठ को देख रहा, उसको रोटी को देख रहा, तो जैसा वो देख रहा वो गर्दन उठाकर कुछ बोलने की कोशिश करा, लेकिन उसमें उसके अंदर, उस कुत्ते के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने आप को उस तरह से ठहर पाता। वो बार बार गर्दन उठाता और बार बार जो उसकी गर्दन नीचे गिर जा रही थी। ठीक है, यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। वो तो वैसे ही दयालु था सेठ, या जब उसने कुत्ते की ऐसी अवस्था को देखी तो उसका मन जो है दया से भर गया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। और सेठ सोचने लगा कि लगता है इस कुत्ते को बहुत दिन से खाना नहीं मिला है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। तो सेठ ने क्या किया, अपने उसके पास जो 4 रोटी थी, उस 4 रोटी में से उसने एक रोटी उठाई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस कुत्ते के सामने डाल दिए। और रोटी के टुकड़े उसे छोटे छोटे क्यों किए, ताकि कुत्ते को खाने में कोई असुविधा हो, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया, अब वो ठीक से चबा भी नहीं सकता। यदि बड़ा रोटी दे दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो उसे खाने में भी सुविधा होगी, इसलिए उसने रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाले। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खाया तो उसके शरीर में थोड़ा जान आ गया और फिर से वो सेठ की ओर देखने लगा। मैंने और भी इच्छा थी कि यदि तुम्हारे पास कुछ खाना है तो और भी दे दो। मैंने उस तरह से वो सेठ की तरफ देखकर उस तरह कहने लगा। ठीक है, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मैंने उसकी वो सेठ का धन्यवाद कर रहा था कि उसने उसे रोटी खाने को दी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी उसे और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो सेठ ने जब देखा, बोले अब एक रोटी खाने से उसमें इतनी ताकत आ गई, एक रोटी और दे दूंगा तो शायद वो चलने फिरने भी लगेगा। तो सेठ ने फिर क्या किया, अपनी दूसरी रोटी भी छोटे छोटे टुकड़े में करके उसके सामने उसे डाल दिया। ठीक है, वो सेकेंड वाली रोटी है उसको उसने भी, उस रोटी को भी उसने कुत्ते को खिला दिया। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर वह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। जब सेठ ने देखा कि 2 रोटी खाने के पश्चात जो है वो थोड़ा सा चलने, उसमें शक्ति आ गई है और वो कुत्ता क्या कर खसकते खसकते जो सेठ के सामने आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है और आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। तब उसने सोचा कि मैं एक रोटी से और खिला दूंगा तो शायद वो चलने फिरने भी सकेगा, फिर किसी बस्ती में जाकर अपने लिए और भी भोजन की व्यवस्था कर लेगा। ठीक है, मेरा क्या है, मैं एक रोटी खाकर भी रह सकता हूँ और अभी तो मैं कुंदनपुर पहुँच जाऊँगा तो कोई असुविधा नहीं होगी। ये सोचकर उसने क्या किया, अपनी तीसरी रोटी भी उसने उस कुत्ते को खिला दी। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी हैं। तो 3 रोटी तो ऑलरेडी उसने दे दिया, अब जो तीसरी रोटी बची थी उसने सोचा अब ये रोटी मैं खा लूँ। लेकिन जैसे ही वो रोटी खाने लगा तो देख रहा है कि कुत्ता का जो आँख है अब भी सेठ पर रखा है, मैंने अब भी जो है उसका जो पेट है भरा नहीं था। ठीक है, उन आँखों में करुण याचना थी, मैंने अब भी वो मांग रहा है उस रोटी, याचना मैंने मांगना, करुण याचना थी कि मुझे और भी भोजन चाहिए। सहसा सेठ ने मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उस सेठ को तो और भी वैसे ही वो दयालु थे तो उसको दया आ गई और सोचने लगे पता नहीं कितने दिन से भूखा है। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक मने जो बोल नहीं सकता है और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो सेठ ने सोचा कि मैं तो पानी पीकर भी रह सकता हूँ, लेकिन ये बेचारा बेबस मुख जानवर उसको कहाँ से रोटी मिल जाएगा। ठीक है, यदि मैं इस एक रोटी ये भी रोटी उसको दे दूंगा तो शायद उसमें और भी अच्छी ताकत आ जाएगी, फिर दूसरे किसी गांव में जाकर बस्ती में जाकर वो अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेगा। ये सोचकर जो है लेखक ने अपनी चौथी रोटी भी जो है उस कुत्ते को दे दी। ठीक है, सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। ठीक है, तो 4 रोटी उसने कुत्ते को खिला दिया और अब तो कोई बचा ही नहीं भोजन, तो फिर उसने पानी पिया और फिर वहीं पर विश्राम किया और कुछ समय के पश्चात जो है फिर उसने अपना यात्रा जो है तय की। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, जो बाकी जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। थैंक यू।